नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सबका। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 5 महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आया हूं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, अक्टूबर महीने में महंगाई में बढ़ोतरी हुई है। जी हां, महंगाई दर उछलकर 6.21% पर पहुंच चुकी है। इसके बारे में आगे रिपोर्ट में विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता 53% हो गया था, जिसका 4 महीने का एरियर सीपीपीसी ने तो भुगतान कर दिया है, लेकिन स्पर्श ने अब तक भुगतान नहीं किया है। ऐसा क्यों है, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही जनवरी 2006 से जुलाई 2023 तक का एरियर भुगतान भी होने वाला है। पेंशनर्स के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जागरूकता और पेंशनर्स की सही जानकारी के साथ उनके हक पर सही कार्रवाई से उन्हें उनका अधिकार मिल रहा है। यह जानकारी आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि सही जानकारी ही एक ऐसा हथियार है जो आपको हर लड़ाई में जीत दिला सकता है और आपके सही हक को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। दोस्तों, इसके बारे में आगे मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाकर समझाऊंगा। साथ ही एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर 2 प्रकार की अनविलनेस के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा और साथ ही ओआरपी मुबारक से जुड़ी कुछ बातें भी साझा करूंगा। एसएमएस स्पर्श द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के बारे में हम जानेंगे। तो आइए इस विषय पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले मेरा हमेशा की तरह आपसे आग्रह है कि अगर आप चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमसे जुड़ी विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करते रहें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, कोर्ट ने साफ किया है कि अनविलिंग 1 को एमएससीपी मिलेगा, लेकिन अनविलिंग 2 को नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, एमएससीपी में 2 प्रकार के अनविलनेस को माना जाता है। और ये अनविल क्या है? दोनों प्रकार के अनविल पर माननीय कोर्ट के आदेश हैं, जिनके बारे में हम जानेंगे। जी हां, माननीय एटी के आदेश को दिखाकर मैं आपको समझाऊंगा कि दोनों प्रकार के अनविल किस तरीके के होते हैं और किसे एमएससीपी लागू होता है और किन अनविल को एमएससीपी लागू नहीं होता। तो चलिए पहले कोर्ट के आदेश को देखते हैं। दोस्तों, यह जो कोर्ट का आदेश आप देख रहे हैं, वह एमएससीपी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण आदेश है, जो कि एटी लखनऊ का है। इस आदेश में माननीय कोर्ट ने जिस तरीके से एमएससीपी के लिए अनविलनेस को परिभाषित किया है, उस पर प्रकाश डाला गया है। कैडर का अनविलनेस को दरकिनार करते हुए माननीय कोर्ट ने एमएससीपी ग्रांट करने का आदेश सुनाया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेटर डेटेड 13वीं जून 2011 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रमोशन से इनकार करता है तो उसे एमएससीपी का लाभ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इस मामले में आवेदक ने प्रमोशन कैडर में शामिल होने से इनकार किया था और उसके अनविल सर्टिफिकेट में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था जो यह प्रमाणित करे कि आवेदक ने प्रमोशन का लाभ लेने से इनकार किया था। इस कारण से कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि आवेदक को वित्तीय उन्नति के लाभ यानी दूसरे एमएससीपी का अधिकार प्राप्त है। इसका मतलब यह है कि माननीय कोर्ट ने कैडर अनविलनेस को अनविलिंग नहीं माना और आवेदक को एमएससीपी का लाभ देने का आदेश दिया। अगर किसी कैडर के लिए अनविलिंग है तो उसे प्रमोशन के लिए अनविलिंग नहीं माना जा सकता और इस वजह से उस व्यक्ति को एमएससीपी का ग्रांट किया जाता है। दूसरे एमएससीपी का लाभ उन्हें मिलने का आदेश माननीय कोर्ट ने दिया है। अब मैं आपको एक और आदेश दिखाता हूं जो एटी लखनऊ का ही है और एमएससीपी से जुड़ा हुआ है। इस आदेश में माननीय कोर्ट का जजमेंट कुछ इस प्रकार है। यह आदेश भी एटी लखनऊ का ही है और इसमें भी एमएससीपी से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। कोर्ट ने इस मामले में जो निर्णय दिया वह मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया और डिसमिस कर दिया। यहां पर लिखा गया है, We find that the applicant has given permanent unwillingness for promotion, which disqualifies him from further promotion and also for the grant of the benefit of MSCPS, as per the government policy letter dated 13th June 2011.
इसी पत्र का यहां पर संदर्भ दिया गया है और आगे यह बताया गया है कि प्रमोशन के लिए अनविलिंग होने की वजह से एमएसएसईपी का लाभ नहीं दिया जा सकता। अब चलिए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। बधाई हो, आपका ओआरपी अब 10 साल का हो चुका है। स्पर्श द्वारा यह मैसेज दिया जा रहा है जिसमें ग्रीटिंग्स के साथ आपको ओआरपी के 10 साल पूरे होने की बधाई दी गई है। यह एक रूटीन मैसेज है, जैसे हमें स्पर्श द्वारा पेंशन क्रेडिट होने से पहले, एरियर आने से पहले या पीपीओ जारी होने से पहले मैसेज प्राप्त होते हैं। इसी तरह से ओआरपी के 10 साल होने पर भी यह मैसेज भेजा गया है। इसके अलावा इस मैसेज का कोई और विशेष मतलब नहीं है। चलिए अब अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, गजब, 1 जनवरी 2006 से लेकर 31 जुलाई 2023 तक का पेंशन रिवीजन किया गया है और अब 6,49,730 रुपए का एरियर भुगतान किया जाएगा। कौन जिम्मेदार है, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। जी हां दोस्तों, पेंशनर्स को बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो उन्हें समय पर नहीं मिल पाती। अब जिन पेंशनर्स की मैं बात कर रहा हूं, उन्हें जनवरी 2006 से लेकर जुलाई 2023 तक सही भुगतान नहीं किया गया था और यह मुद्दा डिसेबिलिटी एलिमेंट से संबंधित था। चलिए सबसे पहले मैं आपको वह लेटर दिखाऊंगा जिसमें नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी किया गया है। यह बेहद गंभीर मुद्दा है दोस्तों, क्योंकि पेंशनर्स को उनका हक समय पर नहीं मिल पाता। पंजाब नेशनल बैंक के सीपीपीसी ने स्पर्श को एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भेजा है जो इस मामले से संबंधित है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि पेंशनर्स के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अब पेंशनर्स जागरूक हो रहे हैं, उन्हें सही जानकारी मिल रही है और वे कार्रवाई कर रहे हैं जिसके कारण उन्हें उनका हक मिल रहा है। लेकिन सोचिए, लाखों पेंशनर्स ऐसे हैं जो शायद अब भगवान को प्यारे हो चुके होंगे और जिनको उनका असली हक कभी नहीं मिल पाया। अब इन पेंशनर्स को 6,49,730 रुपए का एरियर मिलने जा रहा है, जो कि उनके लिए एक बड़ी राहत है। देखिए, सीपीपीसी ने नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट में जो कहा है वह बेहद महत्वपूर्ण और गंभीर है। उन्होंने लिखा है, confirmed on the basis of transaction report that an arrear as per PPO disability element from 1st January 2006 to 31st July 2023 of rupees 649,730 not paid by yes and arrear calculation sheet attached herewith। इसका मतलब यह है कि सीपीपीसी ने स्वीकार किया है कि जनवरी 2006 से लेकर जुलाई 2023 तक इस पेंशनर को डिसेबिलिटी एलिमेंट का भुगतान नहीं किया गया। यह एक बहुत बड़ा और सीरियस मुद्दा है। पहले तो जनवरी 2006 से लेकर जुलाई 2023 तक उनका भुगतान ही नहीं किया गया और बाद में जब भुगतान किया गया तो वह गलत तरीके से किया गया। उदाहरण के तौर पर जनवरी 2006 से पेंशनर को 1,555 रुपए का डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलना था, जो कि उन्हें बिल्कुल नहीं दिया गया। इसके बजाय उन्हें 0 रुपए दिया गया। इस प्रकार महीने दर महीने यह गलती बढ़ती रही और अंत में यह एरियर 6,49,730 रुपए का बन गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, जनवरी 2006 से पेंशनर को कोई एरियर या डिसेबिलिटी एलिमेंट नहीं दिया गया। फिर सितंबर 2014 से उन्हें डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलना चाहिए था 5,529 रुपए, लेकिन उन्हें केवल 1,630 रुपए ही मिला। इसी तरह यह कैलकुलेशन गलत तरीके से चलता रहा। जब यह पूरा कैलकुलेशन किया गया तो अंत में जुलाई 2023 तक का एरियर 6,49,730 रुपए का बन गया। दोस्तों, यदि आप जागरूक नहीं हुए हैं तो अब जागरूक हो जाइए। वीडियो देखते रहें, अपने एंटाइटलमेंट्स को चेक करें और यह सुनिश्चित करें कि आपको कितना मिलना चाहिए और आपका हक पूरी तरह से आपको मिले। अपने हक को लेकर हमेशा सतर्क रहें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी और ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर अक्टूबर महीने में महंगाई 6.121% बढ़ी है। जी हां दोस्तों, अक्टूबर में खाद्य महंगाई दर अपने चरम पर पहुंच गई है और यह 14 महीने में सबसे उच्चतम स्तर पर है। अभी यह 6.21% है। आप जनसत्ता का यह रिपोर्ट देख सकते हैं
जिसमें बताया गया है कि खुदरा महंगाई दर ने 14 महीने का रिकॉर्ड तोड़ा है। फल और सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। यह रिपोर्ट कल की है और अक्टूबर महीने के महंगाई आंकड़े जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने खुदरा महंगाई दर के ये आंकड़े जारी किए हैं, जो स्पष्ट रूप से इस समय के आर्थिक हालात को दर्शाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, खाद्य पदार्थों, खासकर फलों, सब्जियों, मांस, मछली और तेल की कीमतों में तेज वृद्धि के कारण अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 6.12% तक बढ़ गई, जो कि 14 महीने का सबसे उच्चतम स्तर है। खाद्य महंगाई दर, जो CFPI कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स पर आधारित है, अक्टूबर में 10.87% के दहाई अंक तक पहुंच गई है। यह स्थिति दिखाती है कि खाद्य महंगाई लगातार बढ़ रही है। हालांकि इसके बावजूद आपको पता है कि हमारा DA डियरनेस अलाउंस और DR डियरनेस रेट इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। यह स्थिति पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए चिंताजनक हो सकती है, क्योंकि खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेज वृद्धि के बावजूद उनका वेतन या पेंशन में समान रूप से वृद्धि नहीं हो रही है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, खाद्य महंगाई की दर में बढ़ोतरी के बावजूद हमारा DDR डियरनेस डिपेंडेंट रेट प्रतिशत क्यों नहीं बढ़ता। इसका कारण यह है कि DDR को निकालने के लिए जो फार्मूला और आंकड़े बनाए गए हैं, उनमें खाद्य महंगाई दर को कम वेटेज महत्व दिया गया है। इस वजह से जबकि खाद्य महंगाई की दर बढ़ रही है, DDR का प्रतिशत उस हिसाब से नहीं बढ़ पाता जो कि जरूरी है। यह एक विचारणीय मुद्दा है, क्योंकि खाद्य पदार्थ, जो कि आम आदमी की रोजमर्रा की आवश्यकताएं हैं, उनकी कीमतों में बढ़ोतरी से जीवन यापन की लागत बढ़ जाती है। सरकार को आने वाले समय में इस बात पर विचार करना चाहिए और DDR के निर्धारण के फार्मूले में बदलाव करने की आवश्यकता हो सकती है, ताकि खाद्य महंगाई की दर में वृद्धि का सही असर पेंशनर्स और कर्मचारियों के लाभ पर दिखे। बिल्कुल, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अगर बेसिक चीजों की महंगाई बढ़ती है, तो DA और DR के आंकड़ों में भी वृद्धि होनी चाहिए। खासकर खाद्य महंगाई में वृद्धि होने के बावजूद अगर इसका सही असर डियरनेस अलाउंस DA और डियरनेस रेट DR पर नहीं पड़ता, तो यह एक गंभीर चिंता का विषय है। सरकार से हमारी गुजारिश है कि DDR के फार्मूले में बदलाव कर इस बात का ध्यान रखा जाए, ताकि महंगाई का सही असर कर्मचारियों और पेंशनर्स के लाभ पर पड़े। अब आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी पर चर्चा करते हैं। DR के आदेश पर CPPC एक्शन में आया है और स्पर्श ने इसे लागू किया है। तो सवाल यह उठता है कि RBI की गाइडलाइंस के अनुसार स्पर्श को कैसे कार्य करना चाहिए। आप सबको पता है कि RBI के गाइडलाइंस होते हैं और स्पर्श 53% DR का एरियर पर ब्याज लगाएगा, जो कि एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि RBI की गाइडलाइंस का पालन करने से कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनके अधिकारों का सही तरीके से भुगतान किया जा सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा। पेंशन डिसबर्समेंट और RBI के गाइडलाइंस दोनों एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब जैसा कि आपने बताया, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का सर्कुलर 2024 पेंशन डिसबर्समेंट से संबंधित है और इसे बैंकों द्वारा पेंशन का सही तरीके से वितरण सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है। इस सर्कुलर का नाम है मास्टर सर्कुलर डिसबर्समेंट ऑफ गवर्नमेंट पेंशन बाय एजेंसी बैंक्स और यह 1 अप्रैल 2024 का है। इस सर्कुलर में यह बताया गया है कि बैंकों को पेंशन का वितरण किस तरीके से करना है और पेंशनर्स के भुगतान में कोई भी असुविधा न हो, इसके लिए क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जानी चाहिए। RBI द्वारा जारी किए गए इस सर्कुलर के तहत पेंशन डिसबर्समेंट की प्रक्रिया को स्पष्ट और पारदर्शी बनाने के लिए कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। इनमें पेंशन का सही समय पर भुगतान, पेंशनर्स के साथ सही व्यवहार और एरियर के मामलों में उचित ब्याज लागू करने की भी बातें शामिल हैं। आपका संकेत बिल्कुल सही है। RBI के गाइडलाइन में एक बहुत महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है, जो एरियर के भुगतान को लेकर है।
इस गाइडलाइन के तहत यदि बैंकों द्वारा पेंशन या डीए डीआर में वृद्धि का भुगतान समय पर और सही तरीके से नहीं किया जाता है तो बैंकों को 8% ब्याज देना पड़ता है। ये गाइडलाइन 18 नंबर पैराग्राफ में दी गई है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि गलत भुगतान या समय पर भुगतान नहीं करने पर पेंशनर्स को उनका हक समय पर नहीं मिल पाता। ऐसे मामलों में बैंक पर ब्याज का भार डाला जाता है ताकि पेंशनर्स को उनका भुगतान जल्द से जल्द किया जा सके और पेंशनर्स को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। यह दिशा निर्देश पेंशन डिसबर्समेंट के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इससे पेंशनर्स को उनके एरियर और लाभ का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाता है। साथ ही यह पेंशनर्स के लिए सुरक्षा की भावना भी पैदा करता है कि अगर उनके भुगतान में कोई देरी होती है तो उन्हें ब्याज भी मिलेगा। आपने बिल्कुल सही जानकारी दी है। आरबीआई के गाइडलाइन के 18 नंबर पैराग्राफ में यह साफ साफ निर्देश दिया गया है कि यदि पेंशन पेइंग बैंक किसी पेंशन या एरियर का भुगतान समय पर नहीं करते हैं तो उन्हें उस भुगतान में देरी के लिए 8% वार्षिक ब्याज के साथ मुआवजा देना होगा। यह ब्याज पेंशनर्स के खाते में स्वतः क्रेडिट किया जाएगा और यह गाइडलाइन यह सुनिश्चित करती है कि पेंशनर्स को समय पर उनका हक मिले। इस गाइडलाइन का मुख्य उद्देश्य पेंशनर्स को वित्तीय असुविधाओं से बचाना और यह सुनिश्चित करना है कि अगर बैंक समय पर उनके एरियर या पेंशन की वृद्धि का भुगतान नहीं करता तो पेंशनर्स को उस देरी का उचित मुआवजा मिलेगा। इसका मतलब यह है कि किसी भी तरह की देरी के लिए बैंक को 8% ब्याज का भुगतान करना होगा, जो पेंशनर्स के खाते में स्वतः ही जमा हो जाएगा। यह पेंशनर्स के हित में एक सुरक्षा उपाय है और उनके अधिकारों की रक्षा करता है। आपने सही सवाल उठाया है। आरबीआई का यह गाइडलाइन स्पष्ट रूप से बैंकों के लिए लागू है और इस गाइडलाइन के अनुसार यदि बैंकों ने पेंशन या एरियर का भुगतान समय पर नहीं किया तो उन्हें 8% ब्याज देना होगा। लेकिन जैसे आपने सवाल उठाया कि स्पर्श जिसके द्वारा पेंशन का भुगतान होता है, पर यह गाइडलाइन क्यों लागू नहीं होती, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। स्पर्श पर ऐसी गाइडलाइन की आवश्यकता है क्योंकि पेंशनर्स के हितों की रक्षा करने के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अगर किसी कारणवश स्पर्श ने समय पर भुगतान नहीं किया तो उसे भी पेंशनर्स को सही मुआवजा देना पड़े। अगर स्पर्श द्वारा पेंशन, एरियर या किसी अन्य भुगतान में देरी होती है तो पेंशनर्स को 8% ब्याज जैसे प्रावधान का लाभ मिलना चाहिए ताकि पेंशनर्स को वित्तीय नुकसान ना हो। यह सच है कि आरबीआई के सर्कुलर में बैंकों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन स्पर्श पर ऐसी गाइडलाइंस क्यों नहीं लागू की गई हैं, इस पर विचार करना जरूरी है। स्पर्श के द्वारा पेंशन या एरियर का भुगतान अगर देरी से किया जाता है तो इस देरी के लिए पेंशनर्स को न्याय मिलना चाहिए और स्पर्श को भी समय पर भुगतान करने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। यहां यह भी विचारणीय है कि पेंशनर्स की सुरक्षा के लिए ऐसे स्पष्ट और सख्त नियमों की आवश्यकता हो सकती है जो स्पर्श पर लागू हों। पेंशनर्स की समस्याओं का समाधान और उन्हें उनके हक का समय पर मिलना सुनिश्चित करना सरकार और संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है। आपका विचार पूरी तरह से सही है। अगर पेंशनर को समय पर उनका हक नहीं मिलता तो उस देरी के लिए उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। अगर किसी कारणवश एरियर या बढ़े हुए पेंशन का भुगतान देरी से होता है तो उस समय का ब्याज पेंशनर को दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें वित्तीय नुकसान का सामना न करना पड़े। पेंशनर्स का हक उनके समय पर मिलने वाला एरियर और ब्याज से जुड़ा है और अगर किसी कारणवश वह देरी से मिलता है तो ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और यदि यह आपके विचार से सहमति बनती है तो आपके वीडियो के कमेंट में इस बात को जोड़ने से और भी पेंशनर्स को इस पर विचार करने का अवसर मिलेगा। इसलिए हां, मैं इस बात से सहमत हूं कि मुआवजा और ब्याज का भुगतान पेंशनर को मिलना चाहिए यदि भुगतान में देरी हो। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है। अगर पेंशनर्स को उनका हक समय पर मिल जाता तो उसका मूल्य आज की तारीख में उतना कम नहीं होता। जब पेंशन का एरियर या कोई अन्य राशि देरी से मिलती है तो उस समय का वैल्यूएशन घट जाता है
जो पेंशनर के लिए नुकसानदायक होता है। इस कारण अगर भुगतान समय पर नहीं किया गया तो पेंशनर को ब्याज देना अत्यंत आवश्यक है ताकि उनका वित्तीय नुकसान कम हो सके। यह मुद्दा पेंशनर्स के हक और उनके वित्तीय अधिकारों से जुड़ा हुआ है और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी अपील पेंशनर्स के अधिकारों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। आपकी जानकारी और अपील निश्चित ही इस मामले में जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगी। मैं भी यही मानता हूं कि यदि समय पर भुगतान नहीं किया गया तो पेंशनर को उचित ब्याज मिलना चाहिए। जय हिंद।